तीन वक्ता सभागार में उपस्थित हमारे सहकर्मीगण और प्यारे बच्चों, तीन वक्ताओं का भाषण आप लोगों ने सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप में से जरूर कुछ न कुछ ऐसा निकलेंगे सोच लेकर कि अनुवाद में अपना रिसर्च करेंगे। इस उम्मीद के साथ हमारे तीन वक्ताओं ने अपनी बात आपके सामने रखी है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो दिव्यांग जी ने दो पहलुओं पर चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा की। एक कि अनुवाद की दुनिया ने तुलनात्मक साहित्य को कैसे जन्म दिया और अपने देश में आज भी तुलनात्मक साहित्य एक विधा के तौर पर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। इसलिए अगर आपको इसमें रुचि जगे तो तुलनात्मक साहित्य एक बेहतर कैरियर हो सकता है और उसमें बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। दूसरी ओर अनुदित साहित्य के सैद्धांतिक पहलुओं से लेकर उसकी व्यवहारिक पहलुओं तक पर चर्चा की गई। हमारे अशोक जी ने जो यही से अपना शोध कार्य किए हैं, उन्होंने विस्तार से यह बताने की कोशिश की कि अनुवाद की बारीकियां क्या होती हैं। आप किस तरीके से अनुवाद करते वक्त शब्दों के रूपांतरण पर, उनकी वाक्य संरचना के रूपांतरण पर, प्रबंध के रूपांतरण पर, मुहावरों और लोकोक्तियों के रूपांतरण पर इस तरीके से अगर थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और अभी उपेंद्र जी ने काफी उद्बोधन के साथ आपके सामने अपनी बात रखी कि अनुवाद एक सांस्कृतिक रूपांतरण की प्रक्रिया भी है और अगर सांस्कृतिक समझदारी नहीं है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के दोनों के बीच, तो आपकी बात किस तरह से असंप्रेषित रहे, केवल असंप्रेषित नहीं रह जाएगी बल्कि वह अर्थ का अनर्थ भी कर देगी। तो अब एक उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग अनुवाद की बारीकियों को, उसके सैद्धांतिक पक्ष को और उसकी सांस्कृतिक भूमिका को समझ गए हैं। मैं अपनी बात स्वतंत्र रूप में नहीं कहूँगा क्योंकि समय का अभाव है, फिर भी मोटे तौर पर दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। अनुवाद मेरा विषय नहीं है, लेकिन साहित्य को अंतःअनुशासनिक विमर्श के सांचे में पढ़ने की कोशिश मैं जरूर करता हूँ और उस नाते मुझे लगता है कि अनुवाद का इतिहास काफी पुराना है। अनुवाद ने अपने समय की सांस्कृतिक राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना किया है और एक विधा के रूप में, उस रूप में भी उसने अपने शक्ल को गढ़ा और विकसित किया। आज जो दुनिया भर में बौद्ध धर्म की शाखाएं दिखाई पड़ती हैं और जिसके आधार पर आज की तारीख में एक एशियाई विचार, आइडिया ऑफ एशिया के तौर पर अगर एक यूरोसेंट्रिक जो आज तक की दुनिया, आधुनिक दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, वह जिस तरह से यूरोप केंद्रित है, अगर उसके एक विकल्प की बात की जा रही है तो वह अनदर एशिया, एक दूसरे एशिया की बात की जा रही है। और जो आज संभावनाएं एशियाई मुल्कों में दिखाई पड़ रही हैं, जो यूरोसेंट्रिक सिटी को बदल सकते हैं, तो वो उसके केंद्र में उस समय के बौद्ध धर्म के किए गए अनुवाद,
जो आज पूरे एशियाई चेतना को एक सूत्र में बांधने के लिए आधार बिंदु प्रस्तावित कर रहे हैं। अभी मैं दलाई लामा को पढ़ रहा था, तो दलाई लामा जिस तरीके से आज की इस युद्धोन्माद की दुनिया में, इस विकट दुनिया में इस अपराजेय संकल्प को लेकर आ रहे हैं कि मैं 120 वर्ष तक जिंदा रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि शांति मुल्क, शांति पूरी दुनिया में कायम हो सके, ये कोशिश जीवन के अंतिम क्षण तक किया गया। लेकिन यह कोशिश उनकी आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ती अगर बौद्धिक साहित्य का दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ। तो आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिस पर आप गर्व करते हैं, वहाँ इतिहास के एक दौर में यह काम हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। फिर हम लोग मध्यकाल में देखते हैं तो दारा सिकोह ने बजाते एक अनुवाद विभाग बनाया। मध्यकाल के उस अनुवाद विभाग की चर्चा बहुत कम होती है। क्या जरूरत थी आके दारा सिकोह को एक अनुवाद विभाग बनाने की? आज की तरह यूनिवर्सिटी तो नहीं थी। अकबर ने भी अनुवाद कार्य कराया और दारा सिकोह ने बजाते एक विभाग बनाया। जरूरत थी सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया के जरिए एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की चेतना पैदा करने की, और वह प्रक्रिया बदलती है तब जब हम आधुनिक काल में आते हैं। यह इतिहास का दुर्योग है। आधुनिक काल में क्या होता है, जब अंग्रेज दुनिया को सभ्य बनाने के मिशन के तहत उपनिवेश बनाते हैं और शोषण का एक तंत्र कायम करते हैं, तो वह जहां जहां शासन करते हैं वहां वहां की प्राचीन ग्रंथों का वे अनुवाद करते हैं, और वह अनुवाद बाद में एक व्हाइट मैन सुपरमेसी की अवधारणा को लेकर सामने आता है, जिसको हम लोग अकादमिक डिस्कोर्स में ओरिएंटलिज्म कहते हैं, जिस ओर दिव्या जी ने इशारा किया। भारत में विलियम जोन्स जब एशियाटिक सोसाइटी बनाते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी की भूमिका क्या हो, और इसे एशियाटिक सोसाइटी किस तरह से ओरिएंटलिज्म के डिस्कोर्स की एक नींव डालती है, इसको देखने की जरूरत है। और वह नींव सोचने समझने में हमको पूरी तरीके से अंग्रेज बनाने में सफल रहे। आज भी हम लोग अकादमिक तौर पर देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है पश्चिम आज जिस तरह के आंदोलनों की चर्चा हो रही थी अनुवाद के जरिए समझने की, वह अनुवाद के जरिए समझना नहीं बल्कि अनुकरण करना है, जिस ओर इशारा कर रहे थे हमारे साथ ये सो। अनुवाद नहीं है, वो अनुकरण है। इसलिए हम अपने यहाँ के न स्त्री आंदोलन को समझ पाते हैं, न दलित आंदोलन को समझ पाते हैं, न रोमांटिसिज्म को समझ पाए, न छायावाद को समझ पाए। यही साहित्य इतिहास लेखन की और इतिहास लेखन की दोनों की विडंबनाएं, और उन विडंबनाओं की जड़ उस अनुवाद की प्रक्रिया में है जो औपनिवेशिक राज्य सत्ता ने भारत में अपनी सत्ता स्थापना के दौरान बरती। यानी अगर इस नजरिए से देखें तो अनुवाद वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, और आधुनिक काल में ज्यादातर वही किया जा रहा है। तो फिर अनुवाद को जब हम पढ़ें तो इन वैचारिक पृष्ठभूमियों के साथ साथ पढ़ें। अब स्त्री आंदोलन में हम लोग पढ़ाते हैं और मेरी ओरेंट क्राफ्ट से शुरू करते हैं यहाँ, लेकिन मेरी ओरेंट क्राफ्ट का जो टेक्स्ट आया वो फ्रांसीसी क्रांति में किस तरह से स्त्रियों की भूमिका नहीं दी गई क्रांति के बाद, इसके प्रतिरोध के रूप में आया, और परिणाम हुआ कि पूरे यूरोप में स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार मिला नहीं। उन्हें
20 के दशक में आकर मिला सफ्रोगेट मूवमेंट के दौरान। लेकिन भारत में जब हम स्त्री आंदोलन को पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ नारी शिक्षा से वो उसका इतिहास शुरू होता है, और फिर हमारे यहाँ की भूमि भिन्न होती है। लेकिन क्योंकि हम इन सारे आंदोलनों को पढ़ते ही हैं पश्चिम के टेक्स्ट के सहारे, तो हमको अपने समाज की कोई समझ नहीं हो पाती। अब हमारे यहाँ सावित्री बनाम द्रौपदी का विवाद चला, लेकिन वो विवाद हमारे साहित्य की विषय वस्तु नहीं बन पाया। तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग साहित्य की भावभूमि बनती है, और उसका जब आदान प्रदान होता है तब कोई विश्व साहित्य की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। टैगोर ने भी अपने तय कोशिश की। अब औपनिवेशिक साहित्य को लेकर आपको एक उदाहरण के रूप में बता दूं, जब सिंगापुर पोस्ट एक उपन्यास आया, जो सिंगापुर में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला उपन्यास है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा है। लेकिन वो क्या दिखाता है, कॉलोनियल स्टेट ने किस तरीके से दो फाकों में वहां के समाज को बांटा। लेकिन जब हम टैगोर को पढ़ते हैं तो टैगोर भी लिखते हैं कि कलकत्ता में उत्तर कलकत्ता और दक्षिण कलकत्ता का विभाजन हो गया। तो ये ज्योग्राफिकल स्पेस का कॉलोनियल डिवीजन था, जो हमारे यहाँ भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। आपको पता लगेगा, बड़का गांव में एक सड़क है जहाँ पर कहा जाता था कि मालिक लोगों की सड़क है, यानी अंग्रेज जाते थे उससे, कोई भारतीय नहीं जा सकता। तो लेकिन जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो हम लोग आधुनिक काल के अनुवाद में ये दिक्कत है कि हम यूरोप के साहित्य को श्रेष्ठ मानते हुए उसके अनुकरण पर आश्रित हो। आज का समय इस प्रक्रिया को बदलने का है, क्योंकि इस आधुनिक यूरोप में सभ्यतागत मिशन के रूप में अनुवाद को एक आधुनिक विधा के तौर पर स्थापित किया। वह अनुवाद के जरिए सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं, बल्कि पश्चिम की संस्कृति की श्रेष्ठता की प्रस्तावना थी, उसकी प्रतिष्ठापना की गई कोशिश थी। तो आज जब इतिहास का पहला पलट रहा है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए अनुवाद को हम आज की तारीख में एक ऐसे संवाद के उपकरण के रूप में स्थापित करने की कोशिश करें जहां हमारे अपने समाज के अंदर जो ताकत है, जो शांति, सत्याग्रह, अहिंसा पर आधारित रही है, करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित रही है, उसके टेक्स्ट को हम पश्चिम की भाषाओं में अनुवादित करें, ताकि पश्चिम में वह साहित्य जो हर संस्कृति में, हर सभ्यता में इस तरह का साहित्य होता है जिसका कंपैशन बेस होता है, करुणा बेस होता है, साहित्य भाव की साहित्य जो हम लोगों के यहाँ पढ़ाया जाता है, वो दुनिया के हर समाज में है। लेकिन दिक्कत होती है कि देश काल में कोई एक प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है, और आधुनिक यूरोप में वह वर्चस्व की प्रवृत्ति प्रबल है, जो आज भी है। वो पूरा आप यूरोप और अमेरिकन लिटरेचर उठाकर देखें, वहाँ के साहित्य में यही प्रवृत्ति है। 1857 के आंदोलन को हमारे यहाँ साहित्य में कैद नहीं किया गया, लेकिन 1857 के आंदोलन को इंग्लिश साहित्य में इस रूप में कैद किया गया, जो अंग्रेज पदाधिकारी यहाँ विद्रोह को दबाने में सफल रहे, वो वहाँ के साहित्य के हीरो बने। तो आज समय है इस प्रक्रिया को पलटने का, और तब शायद हम लोग अनुवाद एक सांस्कृतिक आक्रमण के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संवाद की भाषा के रूप में स्थापित हो पाए। और इस नजरिए से अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देख सकें तो शायद अपने समय की एक बड़ी जरूरत को पूरा कर पाएंगे। और आप लोग अगर इस दिशा में सोचना शुरू करें